करीब 68 लाख किसानों को मिला 98,400 करोड़ रुपए से अधिक के एमएसपी मूल्य का फायदा। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 प्रमुख सहायक निकायों की करेगा अध्यक्षता। निकायों में तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद रोधी समिति 2022 के लिए और लीबिया प्रतिबंध समिति शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर जारी किया वीडियो, सत्ता के सुचारू और व्यवस्थित हस्तांतरण को बताया अपनी प्राथमिकता। कहा, संघर्षपूर्ण चुनावी मुकाबले के बाद अब लोगों के गुस्से को शांत करने का समय। और स्टीव स्मिथ के शानदार शतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ सिडनी टेस्ट की पहली पारी में बनाए 338 रन। रविंद्र जडेजा ने लिए सर्वाधिक 4 विकेट। जवाब में भारत ने भी की अच्छी शुरुआत। शुभमन गिल ने जड़ा पहला अर्धशतक। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज वैक्सीन निर्माण की दिशा में एक और बड़ा दिन है। देश भर के कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा चरण जारी है। ये ड्राई रन 736 जिलों में एक साथ किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चेन्नई में हैं और वहां तमाम ड्राई रन सेंटर्स का दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में वे सबसे पहले आज सुबह गवर्नमेंट जनरल अस्पताल का दौरा करने के लिए पहुंचे। और यहां हो रहे ड्राई रन के अभ्यास का उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ओमन-दुरार स्थित एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भी दौरा किया। डॉक्टर हर्षवर्धन आज यहां चेंगलपट्टू स्थित हिंदुस्तान बायोटेक लिमिटेड के कैंपस का भी दौरा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन से जुड़े तमाम सवालों का जवाब दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात पर खुशी जताई कि भारत एक ऐसा देश है जिसने बेहद कम समय में कोविड का वैक्सीन तैयार कर लिया है। In the shortest possible time, India has also done extremely well on the front of the development of vaccine. And right now, 2 of our vaccines have been given emergency use authorization. And we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk. I know that a couple of months back, this Chennai was itself in a lot of trouble. All through we were worried about many states. Of course, Tamil Nadu was also one of them. But the way things were done in such a good manner in Tamil Nadu, and I was particularly impressed by the fact that 100% tests in Tamil Nadu were done by RT-PCR, and meticulous planning about testing, tracing, management, treatment, and while being treated in the hospital, so many good things have been happening. और पंजाब के मोहाली में कोविड टीकाकरण के संचालन के लिए आज दूसरा ड्राई रन आयोजित किया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर संदीप ने कहा है कि हम प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 25 स्वयंसेवकों के साथ वैक्सीन ड्राई रन का आयोजन कर रहे हैं। As per the government of India की गाइडलाइंस वी आर ट्राइंग ड्राई रन इन आवर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट टाइम। तो इसके लिए हमें जो ऊपर से एज पर ऑर्डर्स ऑफ सिविल सर्जन एडमिनिस्ट्रेशन हमने अपने 25 बेनिफिशियरी पहले से किए हुए हैं। उसके लिए हमने वी हैव एज पर द गाइडलाइंस अपने 3 रूम रखे हुए हैं। फर्स्ट इज वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम एंड ऑब्जर्वेशन रूम। तो अभी तक तो रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आ रहा है। और ड्राई रन की दिशा में आज महत्वपूर्ण चरण है। देश भर से हमारे रिपोर्टर इस देशव्यापी ड्राई रन की ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली के एम्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितेंद्र सिंह, भोपाल से हमारे साथ दीपक जैन जुड़ेंगे, अहमदाबाद से देवशी हमें जानकारी देंगे और मुंबई से हमारे साथ श्यामा जुड़ेंगी। तो सबसे पहले नितेंद्र,
आपके पास आते हैं, एक और महत्वपूर्ण चरण है आज ड्राई रन का, और देशव्यापी ड्राई रन है। इससे पहले भी कुछ चरण आयोजित हुए हैं। वैक्सीन निर्माण की दिशा में तेजी से देश आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे रजनी, स्टेप बाय स्टेप सरकार ने कोशिश किया है कि ड्राई रन के जरिए ये देखने की कोशिश की है कि कितना बेहतरीन और स्मूथ हो सकता है जब एक्चुअल में टीकाकरण शुरू हो। शुरुआत 4 राज्यों से हुआ 28 और 29 दिसंबर को। उनमें सफलता रहा और कुछ राज्यों की तरफ से सुझाव आए, उस सुझाव पे अमल किया केंद्र ने। उसके बाद 2 जनवरी को पूरे देश में राज्यों की राजधानी में ड्राई रन हुआ। उसके बाद उनकी जो फीडबैक मिली, उसके बाद आज पूरे देश में 700 से अधिक जिलों में हर जिले में ड्राई रन चलाया जा रहा है और 3 साइट को सिलेक्ट किया गया था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, एक सरकारी हॉस्पिटल और जो तीसरा साइट था वो ग्रामीण इलाकों में पब्लिक जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनका चयन किया गया था और वहां स्मूथली चलाया गया। इस वक्त मैं एम्स में खड़ा हूं। एम्स में भी एक सेंटर बनाया गया था, वहां पर अब 25 बेनिफिशियरी थे, उनको ड्राई रन में शामिल किया गया और ये प्रक्रिया पूरा हो चुका है। एम्स में ड्राई रन समाप्त हो चुका है और सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ। सबसे बड़ी बात है उसमें 3-4 चीज देखने की कोशिश की गई। एक तो कि 3 रूम होना चाहिए, जिसमें एक वेटिंग रूम, दूसरा जिसमें टीका पड़ रहा हो और तीसरा टीका के बाद जो ऑब्जर्वेशन रूम है जहां पर वो उनका आधे घंटे तक वेट करना है ताकि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है ये देखने के लिए। ये तीनों चीज प्रक्रियाओं का पालन किया गया। इसके अलावा कोविन ऐप को देखा गया कि उसमें जो बेनिफिशियरी है उनकी डाटा फीड है, उनका वेरिफिकेशन किया गया और कोविन ऐप में सारा डाटा वैक्सीन देने के बाद अपलोड किया गया रियल टाइम पे और उसके बाद उनको एक मैसेज मिला। इलेक्ट्रॉनिक की जो सर्टिफिकेट देने की बात हुई, उनको मोबाइल पे मैसेज गया जिनको टीका लगा और अगला कब उनको टीका पड़ेगा इसकी भी जानकारी दी गई। तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया स्मूथली चला। सभी लोगों से मेरी बात हुई, जो नर्सेज थी उनका ये कहना था कि हमें बड़ी खुशी है कि हम टीका लेने जा रहे हैं और इससे हमारा बचाव होगा। टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर जिनको 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो या सरकारी क्षेत्र के हो, उनको ये सबसे पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा क्योंकि सबसे पहले ये वायरस के संपर्क में आते हैं। जब कोई संक्रमित होता है, बीमार होता है तो उसके इलाज में सबसे पहले वो सामने आते हैं। ऐसे में उनका बचाव बहुत जरूरी है और यही टीका है जो इनको बचाव करेगा और सब लोग बहुत खुशी से टीकाकरण का इंतजार कर रहे हैं जब एक्चुअल में होगा और लेने के लिए भी, क्योंकि उनका कहना है कि टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है और बीमारी से लड़ने में कारगर है। बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में कहा था नीतेंद्र की वैक्सीन निर्माण की दिशा में जैसे कि देश आगे बढ़ा है और जल्द ही हम देश को वैक्सीन देने के लिए तैयार रहेंगे। इससे देश में और देशवासियों में एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। गर्व से सर ऊंचा करने का वक्त है। बिल्कुल गर्व से सर करने का ऊंचा वक्त है क्योंकि भारत ने 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। भारत की ये दोनों वैक्सीन खुद अपने देश में बने हैं। भारत बायोटेक का वैक्सीन जिसका पूरा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, पूरा रिसर्च हुआ, आईसीएमआर के साथ मिलकर के ये बना रहा है। सीरम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कंपनी है, वो बनाया है। जो ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन था उसका प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो दोनों ही ऐसी कंपनी है, न केवल भारत को ये वैक्सीन मुहैया कराएंगी बल्कि अब दुनिया के बाकी जो देश है उनको भी ये वैक्सीन मुहैया होगा क्योंकि भारत 60% रजनी वैक्सीन प्रोडक्शन करता है पूरे दुनिया का और 60% से ज्यादा वो निर्यात करता है पूरे दुनिया में। अगर हर तीसरे आदमी अगर दुनिया की बात करे तो उसका जो वैक्सीन अगर लगता है तो वो भारत का लगता है। तो ये भारत को इसमें लीड मिली हुई है। भारत इसके लिए लीडर है वैक्सीन के मामले में और जब ये दुनिया को मुहैया कराएगा तो ये जो कोरोना का अंत की शुरुआत माना जाएगा रजनी, और इसके लिए हम सभी इंतजार कर रहे हैं। सरकार की हरी झंडी का इंतजार है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, राज्यों की तरफ से और जितने भी वैक्सीनेटर है उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, सब लोग तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ अब सरकार की हरी झंडी का इंतजार है कि वो कब ऐलान करती है कि वैक्सीनेशन एक्चुअल में शुरू हो। बिल्कुल, साथ ही अहमदाबाद से हमारे साथ देवशी जुड़े हुए हैं। देवशी, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरीके की वहां तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से जगहों का चुनाव किया गया है, किन किन को ड्राई रन के लिए चुना गया है, किस तरीके का प्रबंधन वहां किया गया है?
जी बिल्कुल रजनी, अगर गुजरात की हम बात करें तो जो आज देशव्यापी जो वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है उसमें गुजरात के सभी 33 जिलों के जो 248 तालुके हैं, तहसील है, वहाँ सभी जगह पे दो दो केंद्रों पे अभी ये ड्राई रन किया गया है। और उसमें जो शहर है उसमें भी 26 से भी ज़्यादा वार्ड में ये वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन है उसका आयोजन किया था। मैं अभी जो खड़ा हूँ वो सिविल हॉस्पिटल 16 है जो अहमदाबाद के पश्चिम एरिया में आती है। यहाँ पे भी एक ड्राई रन का आयोजन किया गया था और उसमें 25 जो हेल्थ वर्कर है उनको वैक्सीन दे दी गई है, यानी उसका ड्राई रन किया गया है। तो उसमें उनको एसएमएस आने से लेकर कोविन पे रजिस्ट्रेशन से लेकर जब उसको वैक्सीनेशन पे सेंटर में ले लिया गया, वहाँ पे उसको फिर ऑब्जर्वेशन सेंटर में ले लिया गया, पूरा जो प्रोसेस है उसका पॉइंट टू पॉइंट जो है वो उसका सब फॉलो किया गया। और उसमें सारे जो 25 वॉलंटियर्स थे सब में वो जो एक है परफेक्टली उसको वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो फॉलो की गई और एकदम ये ड्राई रन सही तरीके से हो गया है। जैसे सबको समझाया भी गया, हमारी बात हुई सब जो हेल्थ वर्कर से जो वॉलंटियर्स आए थे वहाँ यहाँ पे, तो उन्होंने भी कहा कि ये हमें एकदम सेफ्टी और पूरा जो उनका अनुभव है वो एकदम अच्छा रहा है और वो लोग भी वैक्सीन लेने के लिए आगे आ रहे हैं। खास करके ये बता दूं कि ये 16 सिविल हॉस्पिटल जो है यहाँ पे भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसका तीसरा जो चरण का ट्रायल है वो भी चल रहा है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को पहला डोज जो हो दे दिया गया है और दूसरे डोज के लिए भी कई 300 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को दे दिया गया है। तो अभी तक किसी को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया है, कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला है। तो यहाँ पे लोगों में वैक्सीन के लिए जो भरोसा है वो भी एकदम बहुत ही हाई है और जो कोरोना की महामारी है उनको परास्त करने के लिए लोग वैक्सीनेशन के लिए भी आगे आ रहे हैं। जी रजनी। जी देव जी, आपने कहा कि वहाँ पर लोगों को डोज दिया गया। अगर बात करें कोविड की जो चुनौती है इसने बहुत भ्रम फैलाए और लोगों ने जानकारियाँ हासिल करने के लिए कभी इंटरनेट का सहारा लिया, कभी उन्हें सही जानकारी नहीं मिली। लेकिन वैक्सीन को लेकर खासकर अगर कोविन ऐप की बात करें उससे जुड़ी हर संबंधित जानकारी दी गई और अब जब ड्राई रन हो रहा है तो उससे जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध है। लोगों को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे ड्राई रन हो चाहे वैक्सीनेशन का कोई चरण हो, कि वैक्सीनेशन उनकी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। जी बिल्कुल रजनी, क्योंकि ड्राई रन से ही पता चलता है कि ये वैक्सीनेशन एग्जैक्ट कैसे होगा और सारा मीडिया कवर करता है तो लोगों को भी पता चलता है। हम भी दूरदर्शन न्यूज़ पे दिखा रहे हैं कि लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। खास करके जब मैंने हेल्थ वर्कर से बात की तो उनको लगता था कि कैसे होगा, वो उनको पहले पता नहीं था। लेकिन जैसे ड्राई रन में वो शामिल हुए, उनको वैक्सीनेशन का ड्राई रन में ये दिया गया, सारी व्यवस्थाएं दिखाई गई और उसके बाद जो अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट आती है तो उसके लिए भी पूरी जो व्यवस्था है वैक्सीनेशन सेंटर पे वो भी दिखाएगी। और ये सब ऐसे सेफ्टी के पूरे मापदंड पे ये वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। तो इन सब बातों को मिला के फिर ये बातें जो है वो लोगों में भी गई है और लोग भी अभी आगे आ रहे हैं और लोग भी दिख रहे हैं कि ये किसी तरह से पूरा ड्राई रन में भी इतना अच्छी तरह से चल रहा है। तो एक्चुअल में भी सरकार की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी तरह से दिख रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी एक बहुत आशा का किरण बना हुआ है ये वैक्सीनेशन और आगे जाके कोरोना को परास्त करने में वैक्सीनेशन ही काम आएगा। जी, वैक्सीनेशन इस वक्त सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है पूरे ही देश के लिए, दुनिया के लिए। और इस बीच मुंबई से श्यामा हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्यामा, महाराष्ट्र ने, मुंबई ने कोरोना का दंश बहुत ज़्यादा झेला है, लगातार बढ़ते हुए मामले वहाँ सामने आए, लेकिन अब वैक्सीनेशन सामने आने वाला है, जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन फिलहाल ड्राई रन चल रहा है, कैसा माहौल है वहाँ पर? जी देखिए, जिस तरीके से ड्राई रन बहुत सारे जगहों पर लगभग 30 डिस्ट्रिक्ट्स में और 25 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में आज रखा गया था, कह सकते हैं एक तरीके से कि सक्सेसफुली ही टेस्ट किया गया सारा चीज़। यहाँ पर हम कूपर हॉस्पिटल के पास में है जहाँ पर वैक्सीनेशन का केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर भी 25 बेनिफिशरीज आए थे। जो शॉट्स है वैक्सीनेशन के, वो पूरा प्रोसेस ड्राई रन में उन्होंने लिया। इसके बाद में प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है कि 5 मेंबर टीम होती है, डॉक्टर्स, नर्सेज, एक जो हेल्थ वर्कर है उनके, और ये सारा प्रोसेस देखने के लिए एक जो ऑफिसर होंगे वो भी होंगे इस टीम में। शॉट लेने के बाद में जो पर्सन है, बेनिफिशियरी हैं, उन्हें आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जा रहा है यहाँ पे।
ताकि ये देख सके कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। और आईसीयू या जो क्योर वार्ड है वो सब भी यहाँ पर उसकी सुविधा भी की गई है। होपफुल है काफ़ी यहाँ पे लोग, क्योंकि जिस तरीके से सक्सेसफुली ही टेस्ट किया गया है आज का ड्राई रन, बहुत होपफुल है कि जिस तरीके से स्टॉक्स आ जाएंगे हर हॉस्पिटल के पास में या जो वैक्सीनेशन केंद्र बनेगा उनके पास में जब स्टॉक्स आ जाएंगे तो काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। कोविन ऐप के थ्रू भी मदद के थ्रू लोगों को, बेनिफिशियरीज को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का जो कार्य है, या एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है कि आपको कितने बजे आना है, किस दिन आना है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होते रहे, वो सब यहाँ पर हमने जायजा लिया। हम यहाँ पर, मैंने जिस तरीके से बताया कि कूपर हॉस्पिटल के पास में है, तो डीन जो है यहाँ पे डॉक्टर गुज्जर, उन्होंने बताया कि किस तरीके से सारा प्रोसेस होगा, सारी प्रक्रिया पार की जाएगी। उसके बाद में ये भी एक्सपेक्ट की जा रही है कि क्योंकि आज ये दूसरा मॉक ड्रिल है, ड्राई रन है महाराष्ट्र राज्य में, इसके पहले भी 2 जनवरी को ऑलरेडी हमने देख लिया था। तो एक तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर निकलते जा रहा है और प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन होते जा रहा है। तो काफ़ी होपफुल है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे स्टॉक्स आ जाएगा तो ये पूरा प्रोसेस, एक्चुअल वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो शुरू कर सकते हैं। और उम्मीद यही है कि जिस तरीके से कोविन ऐप के मदद से भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है लोगों को, वो भी लोगों को पहुंचेगी। पहले तो हम जानते ही हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या फिर उसके बाद में जो पुलिस हैं उन्हें मिलना है, फिर सीनियर सिटीजन्स हैं या जो कोमोर्बिडिटी के साथ हैं उन्हें पहले मिलेगा। तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरी आए थे फिलहाल वो हॉस्पिटल की ही स्टाफ थी। उसके बाद में जो एक्चुअल ड्राइव होगा उसमें देखना होगा कि पहले रजिस्टर कौन कराता है और किस तरीके से उन्हें यहाँ पर बुलाया जाता है। जी श्यामा, आपने कहा कि मॉक ड्रिल है एक तरीके से और जमी वैक्सीन लोगों को लग रही हैं, लेकिन अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें और उसके बाद के प्रबंधन की बात करें तो किस तरीके से चुनौतियों की समीक्षा की जा रही है, किस तरीके से दिक्कतें, जब असल में वैक्सीनेशन होगा तब किस तरीके से प्रबंधन में क्या कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं, उसके लिए किस तरीके से तैयार हुआ जा रहा है, क्या नोट किया जा रहा है, उसके बाद उन समस्याओं को कहाँ भेजा जा रहा है, इसका निराकरण कैसे हो रहा है? देखिए फिलहाल अभी तो जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो डमी है, ताकि लोगों को फियर जो है उनके दिल से वो निकल जाए। साइड इफेक्ट इसमें नहीं पता चल पा रहा है अभी के समय में, लेकिन जब एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा तो जो डॉक्टर्स ने हमें बताया है उनके हिसाब से कि जो मेटल आपके बॉडी में जाता है या जो वैक्सीन में जो भी मौजूद होता है उससे आपकी बॉडी जब रिएक्ट करती है तो मोस्टली आपको एलर्जी होती है या इचीनेस होता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो साइड इफेक्ट्स में निकल के आती हैं। बड़े साइड इफेक्ट्स वो होते हैं जो कोमोर्बिडिटी के साथ होते हैं, जिनको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, ये सभी लोग जो हैं उनकी साइड इफेक्ट्स काफ़ी बड़े हो सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोई साइड इफेक्ट आएगा वैक्सीनेशन का, लेकिन क्योंकि ये सेफ साइड पे रखने के लिए बात है, ये एक तैयारी की बात है, तो इसलिए ये भी रखा गया है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे रखा जाएगा, उसके बाद अगर कोई साइड इफेक्ट आता है तो एक माइनर रूम है इनके पास में सेटअप किया गया है जहां पे क्योर किया जाए, वो भी उसके भी ज़्यादा ज़रूरत लगे तो आईसीयू का भी सेटअप यहाँ पे इन्होंने किया है। सारे जो मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट जो इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। उसके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो हॉस्पिटल के आईसीयू में जाया जाएगा, ताकि जो पेशेंट है या जो बेनिफिशियरी है उसका ख्याल ढंग से रखा जाए। यहाँ पे भी बात अगर नहीं खत्म होती है, क्योंकि जिस तरीके से आधे घंटे में नहीं पता चल पाएगा, जो 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद किसी को साइड इफेक्ट उसका उठता है तो वो ऐप के जरिए या अपने जो लोकल मेडिकल हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल में जाके वो बता सकता है, संपर्क कर सकते हैं कि हमें ये साइड इफेक्ट हो रहा है, उनका वहां पर निवारण हो जाएगा। जी, और भोपाल से हमारे साथ दीपक जैन जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास आएंगे। भारत ने टीकाकरण अभियान अगर बात करें, दूसरी बीमारियां, दूसरे रोगों में एक मिसाल कायम की है और भारत को अनुभव है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है, लेकिन कोविड की चुनौती अभूतपूर्व है। ऐसे में अगर इस टीकाकरण अभियान की बात करें जिसका ड्राई रन चल रहा है, आज अहम चरण है, उसके लिए देश को तैयार करना, ये ड्राई रन इसीलिए अपने आप में और महत्वपूर्ण हो जाता है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोगों के बीच में जो भ्रम था कि वैक्सीन से कोई दिक्कत हो सकती है, उसे निकालना सबसे पहली चुनौती। उसके बाद दूसरी चुनौती जो है कि हर व्यक्ति तक वैक्सीनेशन हो सके। इन सबको लेकर जो आज ये ड्राई रन है, मध्य प्रदेश में भी सभी 51 जिलों में ड्राई रन किया गया और अगर जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सभी जगहों पर बेहतर तरीके से जिन 25-25 वॉलंटियर्स को वैक्सीनेट किया जाना था, वो सभी जो है वो बेहतर तरीके से हो गया। खुद जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, वो रायसेन में पूरे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को देखने के लिए पहुंचे, ड्राई रन को देखने। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, वो शहडोल में थे। प्रदेश सरकार ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि कलेक्टर्स और कमिश्नर्स जो हैं वो एक एक केंद्र जो उनके क्षेत्र में बनाए गए हैं, उन सभी को जाकर चेक करेंगे कि वहां पर सारी प्रक्रिया जो है वो बेहतर तरीके से हर नॉर्म्स का पालन करते हुए हो। तो इस तरीके से अगर पूरा देखा जाए तो बहुत बेहतर तरीके से जो आज का ड्राई रन है वो हुआ है सभी 51 जिलों में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुरंत जो ड्राई रन हुआ है उसके बाद क्या फीडबैक वहां से मिला है, किस तरीके से अगर किसी चीज में कोई कमी या खामी पेश आ रही है तो उसको कैसे करना है, तो इसको लेकर शाम तक सबसे रिपोर्ट मांग ली गई है। तो देखा जा रहा है कि बस किसी भी तरीके से जो वैक्सीनेशन का ये जो प्रोग्राम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात आप कह रही हैं कि बिल्कुल सही है, भारत को एक बहुत बड़ा अनुभव है। भारत ने पल्स पोलियो हो या इसके अलावा जो बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान था उसे बहुत बेहतर तरीके से मिशन इंद्रधनुष के रूप में चलाया। तो ये एक एक्सपीरियंस भारत को है, लेकिन चूंकि बीमारी इस तरीके की है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर खास तौर पर जो दूरी बनाकर रखनी है, मास्क रखना है, वहां पर जब वैक्सीनेशन के लिए पहुंचता है व्यक्ति उसका टेम्परेचर करना है, उसे सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर है। उसके अलावा जो 3 रूमों की व्यवस्थाओं की बात है और अगर कोई ज्यादा साइड इफेक्ट होता है तो उसको लेकर भी जो व्यवस्थाएं हैं, तो इन सबको करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसी को लेकर ये जो ड्राई रन है तो वो काफी महत्वपूर्ण हो गया है। जी दीपक, आपने बात की वहां के प्रबंधन की और पूरा अमला जो है वो इस ड्राई रन में ही नहीं, वैक्सीनेशन का एक्चुअल प्रोग्राम जब शुरू होगा उसमें भी साथ देगा सरकार का। आपसे जानना चाहेंगे, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम सरकारी योजनाओं खासकर सेहत से जुड़ी योजनाओं को बड़े कारगर ढंग से मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है। अब जबकि वैक्सीनेशन होने वाला है, कोविड की चुनौती है, लोगों को जागरूक करने के लिए भी क्या अतिरिक्त प्रयास किए जाने जरूरी है? वहां पर क्या महसूस होता है, वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लोगों में लाना जरूरी है? बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता और विशेष तौर पर यही कार्य यहाँ पर जो है अब सरकार इसमें बहुत तेजी से जुट गई है। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से जैसे जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा पूरा जो स्वास्थ्य अमला है वो प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है, मध्य प्रदेश का जो पूरा अमला है वो इसमें जुटा हुआ है। और खास जो बात है, यहाँ के अगर कुछ संगठनों की बात की जाए, जो स्वयंसेवी संगठन है, जो युवा संगठन है, वो इस कार्य को काफी ज्यादा तेजी से कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हो या लोगों को जो नुक्कड़ नाटक है या उसके माध्यम से, कई ऐसी संस्थाएं सामने आई जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वैक्सीनेशन के फायदों को यहाँ पर बता रही हैं और जगह जगह जाकर इस तरीके के जो नुक्कड़ नाटक हैं वो कर रही हैं, स्लोगन्स बनाए जा रहे हैं बच्चों के बीच में। क्योंकि बच्चे इस समय पे घर पे हैं तो बच्चों के बीच में जो स्लोगन प्रतियोगिता है वो करवाई जा रही है, चित्रकारी प्रतियोगिता जो है वो करवाई जा रही है, जिससे घरों में बच्चों तक भी इस बात की जानकारी पहुंचे और घर वालों को भी पता चले कि हमारे बच्चे जो हैं इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, यानी कि वैक्सीनेशन जो है वो हमें भी करवाना है। तो ये बहुत अच्छे जो प्रयास हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और हालांकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन बच्चे इसमें भागीदारी निभा रहे हैं, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भोपाल से दीपक आपका, दिल्ली से नितेंद्र आपका, श्यामा मुंबई से और अहमदाबाद से देवशी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक तरफ देश कोरोना की वैक्सीन के लिए पूरी तरह से तैयार है, वहीं कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से लगातार बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,37,000 से ज्यादा मरीज सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.39% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 20,539 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। तो ये भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति के आंकड़े हैं
और वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश में 7 जनवरी तक कुल 17,93,36,364 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 7 जनवरी को 9,35,369 नमूनों की जांच हो गई है। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं ताज़ा खबर की। कृषि कानूनों के मसले पर अब से कुछ ही देर में सरकार और आंदोलन कर रहे किसानों के बीच फिर से 8वें दौर की वार्ता होगी। इससे पहले 4 जनवरी को हुई वार्ता में कुछ मसलों पर बात पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन सरकार ने अगली बैठक में कुछ समाधान निकलने की उम्मीद जताई थी। किसान संगठनों ने मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में प्रदर्शन जारी रखने के संकेत दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून पर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करके आपत्तियों का समाधान करने का लगातार भरोसा दिया है और पिछली बैठक में 2 मांगों को मान भी लिया गया था। इस बीच साथ ही कोर्ट ने अपनी चिंता जताई है कि ये पिछले साल तबलीगी जमात की तरह संक्रमण फैलने का खतरा बन सकता है। कोर्ट ने महामारी के दौरान भीड़ को लेकर सरकार से विस्तृत गाइडलाइंस जारी करने को भी कहा है। तो आज एक और अहम दौर है किसान संगठनों और सरकार के बीच वार्ता का, और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की वार्ता से पहले कहा कि करोड़ों भारतीय किसान कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि आज की बैठक में इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। जिस तरह से पहली वार्ता हुई थी, जिस समय उस समय जो विषय थे उनके ऊपर चर्चा होगी और क्लोज बाई क्लोज बात होगी तो समाधान निकलेगा कि निश्चित रूप से भारत सरकार है वो कृषि कानून के सुधार करने के लिए खड़ी है, और अगर उनको कहीं डाउट है तो उसका समाधान अवश्य करेगी। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि आज जब वार्ता होगी तो इस बात को समझेंगे, और जो करोड़ों करोड़ किसान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं वो भी किसान हैं, और उनकी बात को समझकर और आज जिस तरह से भारत सरकार है वो 10 कदम आगे बढ़ी है, तो 1-2 कदम अगर किसान यूनियन के नेता भी बढ़ेंगे तो समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। तो बात करने से ही बात बनती है और संवाद की कोशिश सरकार की ओर से लगातार की जा रही है। कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन संवाद की स्थिति बनी हुई है, ये अच्छी बात है। सरकार की ओर से संवाद की लगातार कोशिश की गई है। किसान और सरकार के बीच अब तक 8 दौर की वार्ता हो चुकी है। आज अगर बात करें तो वार्ता का अगला दौर है। पहला दौर 14 अक्टूबर को हुआ था। क्या निकला था नतीजा? कृषि सचिव और किसान संगठनों के बीच बातचीत का प्रस्ताव था, लेकिन किसान संगठनों ने मीटिंग का बहिष्कार किया था, मीटिंग को बॉयकॉट किया था। इसके बाद दूसरा दौर 13 नवंबर को था। उसका क्या नतीजा था? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ मीटिंग की। 7 घंटे तक ये बातचीत चली, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका था। इसके बाद बातचीत का अगला दौर 1 दिसंबर को हुआ। इसमें भी 3 घंटे की बातचीत हुई। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किसान संगठन तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे और लगातार किसान संगठन इस मांग पर अड़े हुए हैं। अगर बात करें चौथे दौर की,
तो 3 दिसंबर को ये हुआ और 7 घंटे तक मीटिंग चली, जिसमें सरकार ने वादा किया कि एमएसपी यथावत रहेगी। जो सबसे बड़ी चिंता एमएसपी को लेकर है किसानों की, उस पर लगातार सरकार जागरूक कर रही है, अपनी तरफ से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद किसानों का कहना था कि सरकार एमएसपी पर गारंटी देने के साथ साथ तीनों कानून भी रद्द करे। तो कुछ मसले हैं जिन पर किसान संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं, उन्हें मांग कर रहे हैं रद्द करने की, लेकिन उससे बातचीत के द्वारा इसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है। 5 दिसंबर को सरकार ने एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को सरकार तैयार हुई, लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। तो लगातार फिर से किसान संगठनों की ओर से अपनी मांग दोहराई गई और कानून रद्द करने की बात की गई। छठा दौर आयोजित हुआ 8 दिसंबर को। उसका नतीजा क्या निकला? भारत बंद के दिन ही गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। अगले दिन सरकार ने 22 पेज का एक प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने इसे ठुकरा दिया। एक बार फिर एक विस्तृत ब्यौरा दिया गया था जिसे किसान संगठनों ने ठुकरा दिया था। 7वां दौर 30 दिसंबर क्या हुआ? सरकार ने किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। 2 मुद्दों पर मतभेद बना रहा, लेकिन 2 पर सहमति बनी, उम्मीद की एक किरण बनी, जिस पर दोनों ही पक्ष आगे बढ़े। बिजली पर सब्सिडी और कृषि में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सहमति बनी थी। 8वां दौर 4 जनवरी, 4 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े रहे। मीटिंग खत्म होने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों का साथ बढ़ना जरूरी है। कृषि मंत्री ने कहा कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। तो लगातार दौर चल रहे हैं किसान और सरकार के बीच वार्ता के। कुछ बातों पर सहमति बनी है, कुछ पर, और फिलहाल आपको लिए चलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री संबोधित कर रहे हैं। Tamil Nadu to excel, do things well in time, and see that all over Tamil Nadu, apart from what they are already doing through these health and wellness centers, a good quality movement around health issues, a social movement around these health issues is created. We had a good discussion, and Chief Minister has also conveyed his compliments to the Prime Minister. He has also conveyed his gratitude for all the support that the central government has given to the state of Tamil Nadu in the recent months. And I can promise on behalf of the central government, our Prime Minister, that we shall do our best to help the people of Tamil Nadu, not only in the health sector, but in every sector where they need and deserve support from the central government. Thank you. वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो चेन्नई के दौरे पर थे और उन्होंने कई अहम अस्पतालों का दौरा किया था और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि तमिलनाडु में वैक्सीनेशन को लेकर, ड्राई रन को लेकर जो कार्य है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और फिलहाल किसान और सरकार के बीच बातचीत का जो अगला दौर होने वाला है उस पर आते हैं। बातचीत के लिए, संवाद के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के विज्ञान भवन से अनुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, आज एक और महत्वपूर्ण चरण है वार्ता का। पिछली कुछ वार्ताओं में कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन बातचीत का एक ठोस नतीजा निकले, किसी ठोस रास्ते पर दोनों पक्ष आगे बढ़े, उसकी जरूरत बहुत ज्यादा अब महसूस की जा रही है। देखिए, बिल्कुल रजनी, आपने कुछ देर पहले जब आप इस स्टोरी के बारे में बता रही थी तो आपने बिल्कुल सही कहा था, बात से ही बात बनेगी, संवाद से ही किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। सरकार इस बात को रजनी बार बार कहती रही है। अभी तक जितने दौर की भी वार्ता हुई है, सरकार ने खुले मन से कानून के जिन प्रावधानों को लेकर किसानों को समस्या है, आशंका है, सरकार ने एक एक बात का जवाब दिया है। सरकार यहाँ तक कि अपने कानून को लेकर उनमें संशोधन करने तक के लिए तैयार है जिन बातों को लेकर किसानों को समस्याएं थी। लेकिन जिस तरीके से बार बार हर दौर की वार्ता के बाद जिस तरह की किसानों की तरफ से बात सामने आती है, वो अपनी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि
सभी कानून को वापस ले लिया जाए, तीनों कानून को वापस लिया जाए, तो सरकार का उस पर साफ तौर से कहना है कि देखिए ये संभव नहीं है, क्योंकि ये जो कानून बने हैं वो देश के 86% जो छोटे और मझोले किसान हैं उनके लिए बने हैं। सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, ये सिर्फ कुछ राज्य या कुछ इलाकों के किसानों के लिए नहीं है। निश्चित तौर पर उसके बावजूद भी सरकार ने जो ये प्रतिनिधि मंडल हैं जो बातचीत में आते हैं सरकार के साथ बातचीत करने के लिए, उनकी बातों को माना। दो बातों को तो जिस तरीके से आपने स्टोरी में भी दिखाया कि दो बातों को तो मान लिया गया। बिजली पर लगातार सब्सिडी जारी रहेगी, पराली को लेकर जो कानून बनाए गए थे उसमें सजा के प्रावधानों को कम करने की बात कही गई, एमएसपी पर लिखकर आश्वासन सरकार देने को तैयार है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार अगर इस गतिरोध को तोड़ना चाहती है और किसान इस गतिरोध को बनाए रखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ बातचीत से ही हो सकता है। धरना और प्रदर्शन किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक बार फिर सरकार जो है किसानों के साथ होगी। सरकार के साथ साथ जो कृषि सचिव हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो सामने होंगे। एक बार फिर किसानों के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा कि आइए आप अपनी बातों को रखिए और जो भी आपकी समस्याएं हैं उसके लिए सरकार के दरवाजे पहले भी खुले रहे हैं और अभी भी खुले हुए हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए आज जो 8वें दौर की बातचीत होगी, वार्ता होगी, वो एक सकारात्मक कहीं ना कहीं लाइन लेती हुई नजर आएगी। कोई रास्ता निकलता हुआ नजर जरूर आएगा। बिल्कुल, और रास्ता निकलना जरूरी भी है। कल शीर्ष अदालत ने अपनी चिंता जताई है कि कोविड की चुनौती देश में मौजूद है, ठंड का मौसम है और जो पिछला तबलीगी जमात के साथ जो हुआ था, संक्रमण फैलने का जो कारण बना था, कहीं ऐसा ना हो ये आंदोलन भी उस राह पर चले, उसको लेकर भी चिंता जाहिर की है शीर्ष अदालत ने। देखिए अदालत क्या बिल्कुल जो कल अदालत की तरफ से जो बात कही गई है, क्योंकि देखिए देश के अंदर जो कोरोना की महामारी है, मामले भले ही कम हो गए हों लेकिन ये महामारी अभी भी है। ऐसे में जो हजारों की संख्या में अलग अलग जो सीमाओं पर किसान बैठे हैं उनके लिए खुद भी खतरा है। और सरकार भी रजनी इस बात को पहले भी कह चुकी है कि वहां आप बच्चों को, कम से कम जो बुजुर्ग लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हैं उनको वहां से हटाइए ताकि वो बीमारी से और ठंड से दोनों से बच सके। और ये सरकार की पहले भी चिंता रही है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये बात कही गई है। तो निश्चित तौर पर एक बात सरकार की तरफ से पहले भी ये बात आई थी। देखिए किसानों की जो बात है, धरना और प्रदर्शन करना लोकतंत्र के अंदर सभी को अधिकार है, लेकिन इसका समस्या का समाधान निकालने के लिए संवाद भी जरूरी है। इसलिए लगातार सरकार बार बार किसानों से संवाद कर रही है, पहले भी किया है। दूसरी बात है, सरकार ने एक बात और कही है कि आपके इस आंदोलन का कोई राजनीतिक दल फायदा ना उठाएं, आपके मंच का उपयोग ना करें, क्योंकि इस तरह की खबरें रजनी पहले आई भी थी। सरकार इस बात को लेकर भी चिंतित है और किसानों को मीटिंग के अंदर, बैठक के अंदर भी मंत्री, कृषि मंत्री की तरफ से इस बात को समझाया जाता है। तो निश्चित तौर पर किसानों को इस बात को समझना चाहिए और हो सकता है कि आज की बैठक के अंदर किसान इस बात को समझें और एक ऐसा रास्ता निकल कर आए जिसमें निश्चित तौर पर किसानों का भी फायदा हो और जो सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं उनका फायदा देश के बाकी किसानों को भी मिले। बिल्कुल, निश्चित तौर पर किसी एक पक्ष के जिद पर अड़ने से संवाद का रास्ता आगे नहीं बढ़ेगा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और उम्मीद करेंगे कि आज के दौर की बातचीत में कोई नतीजा सामने निकल कर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। ब्रिटेन से भारत के लिए फ्लाइट आज से फिर बहाल हो गई हैं। 246 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया की पहली फ्लाइट अब से कुछ देर पहले नई दिल्ली पहुंची। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन की सभी फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए ब्रिटेन की सभी फ्लाइट के संचालन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इस प्रतिबंध को 7 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था। ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिसका सभी को पालन करना होगा। और अगर उन गाइडलाइंस की बात करें तो कोरोना नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा यात्रियों के लिए। ये यात्रियों के लिए दिशा निर्देश हैं। एयरलाइंस के स्टाफ को भी उड़ान भरने से पहले अपना कोविड-19 का टेस्ट कराना जरूरी होगा। भारत आने पर यात्रियों को खुद अपने भुगतान पर RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी उनको 14 दिन के लिए उनके घर पर ही क्वारंटीन रहना होगा।
यात्रा शुरू होने से 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराना होगा। और जिन यात्रियों को कोरोना संक्रमित पाया जाएगा उन्हें राज्य स्वास्थ्य विभाग के हवाले कर दिया जाएगा। उनके नमूनों को आगे की जांच के लिए जीनोमिक्स कॉन्सोर्टियम लैब्स में भेजा जाएगा। संक्रमित पाए जाने वाले नेगेटिव आने तक उन्हें पृथकवास यानी आइसोलेशन में रखा जाएगा। तो ये कुछ हिदायत हैं जो सरकार की तरफ से ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को दी गई है और इनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण जुड़ रहे हैं। अरुण, आज से फ्लाइट ब्रिटेन से बहाल हो गई हैं, लेकिन जो हिदायत, जो सावधानियां सरकार की ओर से दी गई हैं, उनका पालन करना बेहद ज़रूरी होगा। और बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही हमने देखा कि दिसंबर में ये खबर आई कि कोविड का जो म्यूटेंट वायरस है वो यूके में बहुत तेजी से फैल रहा है, तो उसके बाद 23 दिसंबर को सरकार ने फैसला लिया कि टेम्परेरी सस्पेंशन किया जाए यूके से भारत आने वाली फ्लाइट और भारत से यूके जाने वाली फ्लाइट्स की अगर बात की जाए तो बुधवार से हम जानते हैं कि 6 दिसंबर से जो भारत से जो फ्लाइट्स थी वो यूके रवाना हो चुकी हैं। आज से जो परिचालन है वो यूके से भी जो भारत के आने वाली फ्लाइट्स शुरू हो चुका है, लेकिन 50% कैपेसिटीज को कम कर दिया गया है और साथ ही साथ अब वीकली बेसिस पे केवल 15 फ्लाइट्स ही ऑपरेट की जा सकेंगी दोनों साइड से, यानी कि भारत 15 फ्लाइट्स को ऑपरेट करेगा और ब्रिटेन भी 15 फ्लाइट्स को ऑपरेट कर सकेंगी ऑन अ वीकली बेसिस पे। हम इस बात को जानते हैं कि कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस का एक तरह से पालन करना होगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स थे जो फंस गए थे, जो कि अपनी टिकट्स बुक करा चुके थे, कई सारे बिजनेस पर्सन थे और यानी कि कई लोग जो जाते हैं यूके में जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए या फिर टूरिज्म पर्पसेस के लिए, या फिर जो स्टूडेंट्स थे प्राइमरीली वो फंस चुके थे, तो इसलिए इस बहाली की काफी हद तक जरूरत बताई जा रही थी। लेकिन अब इसमें काफी हिदायत इस बात के लिए रखनी होगी कि आपको RT-PCR टेस्ट 2 बार कराना होगा और दिल्ली एयरपोर्ट की जो वेबसाइट है वहां पर एक अंडरटेकिंग भी आपको अपलोड करनी होगी, यानी कि जो भी ब्रिटेन से जब बैठेगा तो उसमें 48 घंटे पहले आपको दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पे एक तरह से अंडरटेकिंग देनी होगी कि आपने पिछले 15 दिन के अंदर कहां का ट्रैवल किया, नंबर 1। दूसरा, वहां ब्रिटेन के अंदर ही यानी यूके के अंदर ही आपको RT-PCR टेस्ट कराना होगा, जिसको आपको अगेन दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड करना होगा और उसके बाद आप एयरपोर्ट पे या फिर एयरक्राफ्ट में तभी बोर्ड कर सकेंगे जब आपके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। उसके बाद अगेन आप जब इंडिया में लैंड करेंगे, यानी कि दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या मुंबई, इन चारों अगर स्टेशन पर अगर आप लैंड करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कोविड RT-PCR टेस्ट कराना होगा और अगर आप नेगेटिव पाए जाते हैं तो सरकार ये एडवाइस कर रही है आपको कि आप प्राइमरीली 14 दिन तक लगभग आइसोलेशन में घर के अंदर सेल्फ आइसोलेशन कर ले और अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो जाहिर सी बात है कि आपको फर्दर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा और ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी आपकी तरफ से पेड होगा और साथ ही साथ जो RT-PCR टेस्ट आप या दिल्ली में आकर के या फिर जहां पर भी फ्लाइट्स लैंड कर रही है बेंगलुरु, हैदराबाद या मुंबई के अंदर, वहां पर भी आपको जो टेस्ट कराना होगा आपको खुद पे करना होगा। तो जाहिर सी बात है सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो जिस तरह से कोविड की जो रिकवरी रेट है, जो कोविड की हम बात करें तो 96% की भी पार हो चुकी है, तो ऐसे में ये अगेन रिकर ना कर जाए, इसलिए तमाम स्ट्रिक्ट मेजर्स को अपना रही है। बिल्कुल, और नया स्ट्रेन है जिसके बारे में बहुत ज्यादा अभी सावधानी बरतने की जरूरत है, इसीलिए एक सावधान और जागरूक नागरिक होने के नाते सभी को इन गाइडलाइंस का पालन जरूर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देश भर में 1 साल से भी कम अवधि में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण परिवारों को 3 करोड़ 4 लाख नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा के बाद यह जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि आज़ादी के बाद से अगस्त 2019 तक कुल 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से कुल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी का कनेक्शन था, जबकि 1 साल से भी कम अवधि के इस मिशन के तहत 3 करोड़ से भी अधिक परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। जल शक्ति राज्य मंत्री ने बताया कि गोवा 100% पाइप कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य है। अभी तक 27 जिलों, 458 ब्लॉक्स, 33,516 ग्राम पंचायतों, 66,210 गांवों को हर घर जल लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की गई है। हाल ही में इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला कुरुक्षेत्र देश का 27वां और हरियाणा का 3रा जिला हो गया है। तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, केंद्र शासित पुदुचेरी 100% कवरेज हासिल करने के निकट हैं। कवरेज बढ़ाने में प्रगति करने वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम और केंद्र शासित अंडमान और निकोबार। भविष्य के रोड मैप के लिए 2 राज्य बिहार, तेलंगाना और 2 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वारा 2021 में 100% कवरेज हासिल किए जाने का अनुमान है।
उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन ने कोई व्यक्ति न छूटे का दृष्टिकोण अपनाते हुए हर ग्रामीण परिवार को पाइप जल कनेक्शन देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज ट्वीट कर गोवा को देश में पहले हर घर जल राज्य बनने का गौरव प्राप्त करने पर बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अपनी जल क्रांति जल जीवन मिशन के तहत 3 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। गोवा में ग्रामीण परिवारों को 100% पाइप जल कनेक्शन प्रदान करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन है। भारत आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभालेगा। ये 3 समितियां हैं तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद रोधी समिति 2020 के लिए और लीबिया प्रतिबंध समिति। परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि जब लीबिया और शांति प्रक्रिया पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित होगा तो भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लीबिया प्रतिबंध समिति की कुर्सी को संभाल लेगा। The Taliban Sanctions Committee, also called the 1988 Sanctions Committee, has always been a high priority for India, keeping in mind our strong interest and commitment to peace, security, development and progress of Afghanistan. Our chairing this committee at this juncture will help keep the focus on the presence of terrorists and their sponsors threatening the peace process in Afghanistan. It has been our view that peace process and violence cannot go hand in hand. India will also chair the Counter-Terrorism Committee in 2022, which coincides with the 75th anniversary of India's independence. The chairing of this committee has a special resonance for India, which has not only been in the forefront of fighting terrorism, especially cross-border terrorism, but has also been one of its biggest victims. The Libya Sanctions Committee, also called the 1970s Sanctions Committee, is a very important subsidiary body of the Council which implements the sanctions regime, including a 2-way arms embargo on Libya, an assets freeze, a travel ban, measures on illicit export of petroleum, etc. We will be assuming the chair of this committee at a critical juncture when there is international focus on Libya and on the peace process. और मिड डे प्राइम में आप देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और क्या है आज बिजनेस की दुनिया में खास, बता रहे हैं अजय मिश्र। धन्यवाद रचना। और बिजनेस प्राइम की शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। शुक्रवार यानी आज 8 जनवरी 2021 को शेयर बाजार फिर से तेजी के साथ खुला। करीब सेंसेक्स करीब 325 अंकों की तेजी के साथ 48,419 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 98 अंकों की तेजी के साथ 14,235 के स्तर पर खुला। आज बीएसई में शुरुआत में कुल 1,790 कंपनियों में ट्रेडिंग शुरुआत हुई, जिसमें से 1,440 शेयर तेजी के साथ और 290 गिरावट के साथ खुले। इस वक्त हम बात करें मारुति सुजुकी सबसे ज़्यादा 5.3%, टेक महिंद्रा 5%, विप्रो करीब 5%, आयशर मोटर्स और यूपीएल में लगातार तेजी बनी हुई है। उधर हिंडाल्को, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, आईटीसी और एचडीएफसी में गिरावट है। अगर निफ्टी की बात करें तो 140 अंक ऊपर और बीएसई इस वक्त 338 अंकों पर कारोबार करता हुआ रहा, लेकिन फिर से एक नया रिकॉर्ड बाजारों का। कल जीडीपी के डेटा जारी किए गए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने साल 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का अपना पहला अनुमान जारी किया और इसमें कहा गया है कि पिछले साल के 4.2% के मुकाबले इस साल अर्थव्यवस्था में 7.7% की गिरावट देखी जाएगी। खेतीबाड़ी, बिजली, गैस, जो जल आपूर्ति जैसी सेवाएं हैं उन पर कोविड का सबसे कम प्रभाव पड़ा, जबकि दूसरी ओर ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले। ऑब्वियसली जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो माइनिंग है उसमें भी गिरावट देखी गई 9 से 13%, लेकिन अगला साल काफ़ी बेहतर होने की उम्मीद है और यही वजह है कि जो शेयर बाज़ार है वो लगातार एक नई ऊंचाई की तरफ आपको आगे आते हुए दिखाई दे रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको बताते हैं। 195 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अब एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दरअसल गुरुवार को उनकी कंपनी टेस्ला के शेयरों में ज़बरदस्त तेजी आई, जिसके बाद मस्क की संपत्ति में एक बड़ा उछाल देखा गया। इसके साथ ही
एलन मस्क ने अब जेफ बेजोस जो कि अमेजॉन के मालिक हैं उनको संपत्ति के मामले में पीछे छोड़ दिया है। दरअसल मस्क की संपत्ति में इतनी जोरदार इजाफे की वजह उनकी कंपनी टेस्ला जो कि एक इलेक्ट्रिक कार बनाती है उनके शेयरों में देखी गई तेजी है। कंपनी को लगातार प्रॉफिट हुआ। S&P BSE 500 इंडेक्स में S&P 500 इंडेक्स में शामिल होने के बाद 2020 में टेस्ला के शेयर 743% बढ़े, यानी मस्क ने हर घंटे 175 करोड़ रुपए कमाए। कल उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। उन्होंने कहा यूज सिग्नल। दरअसल व्हाट्सएप अगर आप यूज़ करते हैं तो आप जानते हैं कि नई प्राइवेसी जो शर्तें हैं वो व्हाट्सएप लेकर के आ रहा है। उसके बाद एलन मस्क ने सिर्फ 2 शब्द लिखे ट्विटर पे, यूज सिग्नल। सिग्नल एक ऐसी कंपनी है जो व्हाट्सएप की कंपटीटर है। उसके बाद सिग्नल के सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा बढ़े कि कंपनी का सर्वर क्रैश कर गया और OTP तक भेजने की जो कंपनी के सामने मुश्किलें आने लगी। तो आप ये समझिए कि किस तरह से जो पूरी कम्युनिकेशन की दुनिया है वो बढ़ रही है। फिलहाल व्यापार प्राइम में आज के लिए सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं रजनी के पास दूसरी खबरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इतना तफसील से हमें बताने के लिए अजय। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा है कि वह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान देश के लोगों के खिलाफ किए गए नरसंहार के लिए आधिकारिक रूप से माफी मांगे। बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री शहरयार आलम ने गुरुवार को ढाका में पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान अहमद सिद्दीकी से कहा कि इन दोनों देशों के बीच बकाया द्विपक्षीय मुद्दों के हल के लिए बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानियों के प्रत्यावर्तन को पूरा करने और संपत्ति के बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के साथ साथ आधिकारिक माफी भी अहम है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने गुरुवार को ढाका में राज्य मंत्री शहरयार आलम से सौजन्य भेंट की थी। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार मंत्री ने पाकिस्तान से साफ्टा प्रावधानों के तहत अधिक बांग्लादेशी उत्पादों तक पहुंच प्रदान करने और नकारात्मक सूची और अन्य व्यापार बाधाओं को समाप्त करने का आग्रह किया था। और अब बात अमेरिका की। कल के हंगामे भरे दिन के बाद जब ट्रंप समर्थकों ने अमेरिका की संसद पर धावा बोल दिया था और हंगामे के बाद पुलिस कार्रवाई में 4 लोग मारे गए थे, आज राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की बात कही है। कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कल जिस तरह से उपद्रव मचाया उसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें वे पहली बार अपनी हार को स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि उनका ध्यान सत्ता के सुचारू और व्यवस्थित स्थानांतरण को सुनिश्चित करने पर है। कैपिटल हिंसा के एक दिन बाद राष्ट्रपति ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर कहा कि वह अराजकता से नाराज है। उन्होंने आगे कहा कि बेहद संघर्षपूर्ण चुनावी मुकाबले के अब लोगों के गुस्से को शांत करने का समय है। साथ ही उन्होंने एक नए चुनाव कानून की भी मांग की है। Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. America is and must always be a nation of law and order. We have just been through an intense election and emotions are high. But now tempers must be cooled and calm restored. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. और अब बात सेहत से जुड़ी हुई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 8 करोड़ 84 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 19 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 6 करोड़ 35 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2 करोड़ 20 लाख को पार कर चुकी है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 3,73,000 को पार कर गया है। ब्राजील में भी कोरोना संक्रमण के मामले 79,61,000 से ज्यादा हो गए हैं। वहीं फ्रांस में कोरोना से कुल 27,27,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्पेन में करीब 20,24,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। स्पेन में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 51,000 को पार कर गया है। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल प्राइम में सिडनी टेस्ट का ताजा हाल बताएंगी सुचित्रा।
शुक्रिया रजनी। आज के दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े। रोहित 26 रन बनाकर हेजलवुड का शिकार बने, वहीं शुभमन गिल ने अपना पहला टेस्ट अर्धशतक लगाने में कामयाबी पाई। गिल 50 रन बनाकर कमिंस का शिकार बने। दिल का खेल खत्म होने तक चेतेश्वर पुजारा 9 और कप्तान अजिंक्य रहाणे 5 रन बनाकर नाबाद थे। इससे पहले स्टीवन स्मिथ की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 338 रन बनाए। आज सुबह ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 166 रन से आगे खेलना शुरू किया। एक बार फिर बारिश के चलते मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे मानस लाबुशेन को रविंद्र जडेजा ने रहाणे के हाथों कैच कराया। लाबुशेन शतक बनाने से मात्र 9 रन से चूक गए। मैथ्यू वेड को भी जडेजा ने ही आउट किया। इसी बीच स्टीवन स्मिथ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का 27वां शतक लगाया। पुछल्ले बल्लेबाजों में मिचेल स्टार्क ने 24 रन बनाए। रविंद्र जडेजा के शानदार थ्रो पर स्मिथ आउट हुए और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई पारी सिमट गई। भारत की तरफ से जडेजा ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। और गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैच पर और बात करने के लिए। गौरव, भारत का अगर हम स्कोर देखें 96 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत मिली तो एक ओपनिंग पेयर अच्छा मिला है भारतीय टीम को, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा आज के दिन का। बिल्कुल सुचित्रा, आज का पूरा दिन जो चला है उससे इतना तो तय है कि जो भारतीय ड्रेसिंग रूम है वो कहीं ना कहीं अपने आप को संतोष महसूस कर रहा होगा, उसके आज सेटिस्फाइड होगा अपने खेल से, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत की थी और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को बढ़त थी, 206 रन पे उसके 2 विकेट थे और वहाँ से टीम इंडिया ने वापसी की और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से स्ट्राइक बैक करके विकेट्स लेने शुरू किए वो बहुत शानदार रहा, वो पल बहुत शानदार रहा, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने केवल आज विकेट ही नहीं लिए बल्कि जो स्टीवन स्मिथ को रन आउट किया डायरेक्ट थ्रो से, वो भी एक बहुत सफलता की कहानी को सामने रख गया। तो कुल मिलाकर बैलेंस रहा है आज का पूरा खेल और एक अच्छी शुरुआत भी क्योंकि मिली है। लेकिन जिस तरह से हम लोग ये बात कह रहे थे कि सिडनी की पिचेस जो है वो बहुत आसान दिख रही है या बैटिंग करने लायक दिख रही है, उसको अगर देखें तो बाद में जो 2 विकेट गिरे हैं, जो हमारे दोनों ओपनर्स वापस लौटे हैं, तो उससे बहुत कुछ ये पिच अब कह भी रही है कि अब जो तीसरे दिन का जो खेल हो जाएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ अनइवन बाउंस भी नज़र आ रहा है। तो अब जो काफ़ी क्योंकि अभी भी आप 242 रन पीछे हैं, ये बात आपको भूलनी नहीं होगी कि 242 रन अभी आप पीछे हैं और कल आपको फ्रेश दिन पे आपको स्टार्ट करना रहेगा। अभी भी एक लंबी राह बाकी है भारतीय टीम के लिए। 242 रन अब भी पीछे ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी के स्कोर से भारतीय टीम। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा आपका। और वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी की खूबसूरत नज़ारों के साथ, जिसका पर्यटक भरपूर आनंद ले रहे हैं और आप भी इसका लुत्फ उठाइए। नमस्कार। कैसी होती है एक मरीन पायलट की जिंदगी, इससे जुड़े क्या है खतरे, क्या है रोमांच। We get very personal to the ships. हम लोग जहाज के अंदर काम कर रहे हैं और उसको चलाते भी और उसके नेविगेशन भी देखते हैं, उसके इंजीनियरिंग साइड भी देखते हैं। इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में कैसे बनाई एक महिला ने अपनी जगह।
ये एवरी अदर डे आई एम पुट अप विद दिस सॉर्ट ऑफ अ रिएक्शन, ओ यू आर द पायलट, ऐसे मतलब पीछे भी देखते हैं कभी कभी कि इनके पीछे कोई और आ रहे हैं, मेल पायलट इज कमिंग बिहाइंड दिस पर्सन। फर्स्ट थिंग इज यू कैन नॉट सेल्फ डाउट। कुछ चीज अगर लगता है कि मैं कर पाऊंगी तो आप करके देखो कि कर पाएगी कि नहीं। जानिए देश की पहली और एकमात्र मरीन पायलट रेशमा नीलोफर की जुबानी कार्यक्रम तेजस्विनी में। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है नमस्ते इंडिया, नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियान, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। महात्मा के मंत्र। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। Namaskar, you're watching Midday Prime. I'm Sakal Bhatt. Well, as nation gets all geared up to roll out COVID-19 inoculation drive, which is pitted as one of the world's largest and biggest vaccine exercise, second dry run is underway today. And on the show on Midday Prime, we get you around the ground reports from across the country on dry run. We will also keep an eye on farmers' protest as government continues its aggressive outreach program. And as we speak, the 8th round of talks are underway. We'll get you live inputs on that as well. All that and much more, but first up on Midday Prime headlines. Second nationwide COVID-19 vaccination mock drill begins in 736 districts across 33 states and Union Territories. Union Health Minister Dr. Harshvardhan reviews vaccination preparedness in Chennai, says India has fared well in developing vaccines in a short time. Centre farmers engage in 8th round of talks this afternoon. Government has repeatedly assured the farmer leaders that it is committed to address their issues. First flight carrying passengers from UK arrives in New Delhi as air services from UK restored. India restricted flights from UK last month due to new strain of coronavirus.
In the ongoing procurement of kharif crops, paddy procurement increases 27.13% over the last year. Almost 68 lakh paddy farmers benefit from procurement operations with MSP value of more than 98,400 crore. India will be chairing 3 key subsidiary bodies of United Nations Security Council. Permanent representative of India to UN says India has been asked to chair Taliban Sanctions Committee, Counter-Terrorism Committee for 2022 and Libya Sanctions Committee, which are established subsidiary bodies on specific issues including on the sanctions regimes. In other news, US President Donald Trump releases a tweet video, says his focus now is on ensuring a smooth and orderly transfer of power, says it's time to cool the tempers after an intensely fought election. And Shubham Gill as well as Ravindra Jadeja give India Day 2 honours in Sydney Test. India reached 96 for 2 at stumps. Australia scored 338 in first innings. Steve Smith his 27th century of the Test career. And first up on Midday Prime, the big news of the day. Well, the country is holding its second nationwide vaccination dry run for COVID-19 in 736 districts across 33 states and union territories today. Union Health Minister Dr. Harshvardhan is in Tamil Nadu to oversee the dry run for COVID-19 vaccination today. The minister is personally reviewing the preparedness, the level of preparedness, and also overseeing the dry run operations at the scheduled sites. In Chennai, the Union Health Minister visited the site of the sessions at Government Oman Durar Hospital and Government General Hospital. In Oman Durar Hospital, a COVID exhibition was organized focusing on the precautions to be taken to prevent the spread of COVID-19. A yoga demonstration was also held as part of the program. In the meantime, Union Health Minister also held press conference to inform the countrymen about the progress being made at various levels. In the series addressing media in Chennai, Dr. Harshvardhan highlighted Prime Minister Modi-led central government's efforts in containing the COVID-19 in shorter span of time. He added that India has done well by developing vaccines and will soon be rolling out COVID-19 vaccines. He also extolled that Tamil Nadu's 100% of the tests were conducted using RT-PCR. In the shortest possible time, India has also done extremely well on the front of the development of vaccine. And right now, 2 of our vaccines have been given emergency use authorization. And we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk. A couple of months back, this Chennai was itself in a lot of trouble. All through we were worried about many states. Of course, Tamil Nadu was also one of them. But the way things were done in such a good manner in Tamil Nadu, and I was particularly impressed by the fact that 100% tests in Tamil Nadu were done by RT-PCR. And meticulous planning about testing, tracing, management, treatment, and while being treated in the hospital, so many good things have been happening. The first nationwide dry run of the vaccination drive took place at 286 session sites spread across 125 districts in the country on 2nd of January. It was conducted to familiarize the state, district, block and hospital level officers on all aspects of the COVID-19 vaccine rollout.
The nationwide vaccination dry run for COVID-19 was also held at Ahmedabad, and dry run for COVID-19 vaccinations was held in Bangalore also. We're getting you these shots from across the country. We can just play them out. And dry run was also held in Bhopal. Meanwhile, second dry run for the COVID-19 vaccination rollout in Delhi is being conducted across several districts of the national capital. The districts include South Delhi, Southeast Delhi, Northwest Delhi and New Delhi. In South Delhi, dry run is underway at the All India Institute of Medical Sciences. And my colleague Meghna Dev, she talked to Medical Director at LNJP Hospital, Dr. Suresh Kumar, who tells us about all the preparations in place. The staff is eagerly waiting for the vaccine, he added. Take a look at this ground report. We are very happy and very excited that this is the best center in Delhi, that we have a lot of excitement among the healthcare worker because we have treated more than 10,000 patients. So everybody is eagerly waiting for the vaccine, and we hope that vaccine is available to all of them very soon. And we have made special arrangement in this area. You can see that all healthcare workers, doctors, staff, they are waiting for the vaccine. And we had dry run 2 days back only, and we have the repeat exercise this morning. And we hope that it goes off very smoothly. And all the preparations are going on. And we have designated special officers, nursing officers, and all the staff is deployed for this dry run duty. Let me quickly go across to Aisha Khanam in Bangalore. My colleague is joining us live on Midday Prime. Aisha, just to quickly give us a sense as to how is this second phase of the dry run panning out there in Bangalore, if you could just briefly explain it to our viewers. Well, Sakal, the second phase in Bangalore went off smoothly. I'm right now standing at Victoria Hospital. Behind me is the Vani Vilas Hospital here. This is the biggest maternity hospital where the vaccine dry run happened since morning. And the dry run went smooth with regard to training of the postgraduate students, medical postgraduate students, doctors. And the rooms were set up, for those people who would be vaccinated. There were mock drills conducted. But the feedback they got here at the center was that there were some glitches in operating the software. So this is the feedback that they are carrying, and they want to correct all those glitches in the software before the actual process rolls out. So across Karnataka, over 263 locations have been identified today, and it went and the vaccine dry run went off smoothly. So the Karnataka government has already acquired the walk-in cold storages and freezers, which the central government has given to the Karnataka government, and all these walk-in freezers and the walk-in coolers are being set up. Remember, these are the huge units, almost of the size of a room. So there is enough space for storage of vaccine. So today's dry run mainly concentrated on the logistics and implementation, and also how to transport the vaccine to the vaccine centers. So as far as the Karnataka Health Minister is concerned, Dr. K. Sudhakar, who inspected some health centers, and also he concentrated on inspecting the facilities in private hospitals. So he said the private hospitals are also prepared to begin the rollout for vaccination in Karnataka as such. But as far as the government hospital like this is concerned, which has been the ground zero for treatment of COVID-19, all the preparations are here, and now the doctors say, the dean of this Victoria Hospital says that now we are all prepared because the enemy is not invisible now. So we know how to handle COVID-19. Now with this dry run, they say that they are all prepared to roll out to give vaccines to over 1.6 lakh health workers who have been registered in the first phase. And these frontline workers will be vaccinated as soon as it is rolled out in Karnataka. Right, Aisha, thank you so much for getting us up to speed as to how the vaccine rollout
rollout is panning out in Bangalore. And now let's shift our focus to Chennai, from where my senior colleague Philip Matthew is joining us live. Philip, good afternoon. Busy day for you there and all the Chennaites, because also the health minister, as we speak, is there. In fact, he did a very detailed press conference just to give us a sense the robust systems put in place to ensure the second phase of the dry run drill goes smoothly, plus more. Just an overview very quickly. Well, that's right, Sakal. In fact, arrangements are in place in Chennai right now for rolling out the vaccine. In fact, today's dry run has kind of confirmed that the arrangements put in place by the Tamil Nadu government is satisfactory. In fact, the health minister complimented the state government for the arrangements that have been put in place. He went around in fact, I'm standing at the Rajiv Gandhi Government General Hospital in Chennai, which is the nodal hospital, government hospital as far as Chennai is concerned. And as you can see, there's a vaccination center here just behind me, which is being readied, for the rollout of the vaccine. There are nurses here, as well as all other arrangements have been put in place to ensure that the vaccine can be, administered to healthcare workers at the earliest. In fact, the health minister also had a look not only at this hospital, at an adjacent hospital, and he also visited a private healthcare facility, and he's also due to visit a pharmaceutical establishment in Chengalpet, which is about an hour's drive from here. So he has a busy schedule. He will be overseeing the arrangements, but as of now, he has expressed his satisfaction at the facilities that have been provided here in Tamil Nadu. Right. Thank you, Philip. Thank you for joining us live from Chennai. And now let's quickly move on and get you Kamal Bora, a quick live report from Northeast. He's joining us live from Guwahati. Kamal, very quickly, if you could hear me, a quick ground report. How is it in Guwahati? Yes, Shakal, as far as Guwahati is concerned, yes, only in 3 centers this dry run was conducted. But if we talk about the whole state, there were this dry run has been intensified, because in the first phase, that time also Assam was included. Only in 2 districts it was conducted. But this time in the second phase, all the 33 districts in the Assam, this dry run has been conducted. Each district has chosen 3 health centers, hospitals for this dry run. In total, it becomes 99 health centers this time for this dry run today, and it's almost over in all the states. If we talk about the fight against COVID-19 by the state, it performed really well, and it was really appreciated by the center also. And keeping that momentum on, this time also the state doesn't want to leave any stone unturned to deal with COVID-19, and that is why they have intensified this dry run process also all over the state. And they have said so far it's quite satisfactory, and no challenges they have faced so far as far as dry run is concerned. And right now the whole state is waiting for the medicine only, and the state is ready to go for the medicine. All right, Kamal, thank you for joining us. In fact, let's also quickly get a quick live input from my colleague Meghna. Meghna, if you're there, over to you. In fact, you filed a very detailed ground report from LNGP. Very quickly, if you could now explain to our viewers the process. There's a structural process that is to be followed in the dry run, step by step, very quickly. Yes, Sakal, I will quickly take you to the steps. Basically, the vaccination team will have 5 vaccination officers. The number can definitely vary, but the duties are distributed into 5. The first person, the vaccination officer number 1, will facilitate your entry inside the vaccination center. Inside the session site, he will check your photo ID, and the other person will note down your ID details, your date of birth and your name. Then the vaccination officer 2, you will go to that person, you will get a verification done. They will identify, they will verify all your details, and they will upload it on the CoWIN app. After that, you will go to the vaccination officer. The vaccination officer will give you 4 key messages. The first one, that this is the first dose of your vaccination. The second, that the another dose of vaccination will be communicated via SMS. And the third being that even after this vaccination is done, you have to obey the COVID appropriate behavior. And the fourth being that if in case after you
you develop any adverse reactions, you have to contact your nearest healthcare or PHC or Anganwadi worker. So this is the 4 things that the vaccination officer will tell you, the key things. And after that, you will get vaccinated from the vial. There are 10 doses expected, approximately 10 doses in a vial, and you will be given 1 dose. After that, you will be taken to an observation area, where you will meet the vaccination officer. Meghna, very quickly, since you filed a ground report from Delhi, specifically for Delhiites, this exercise has been divided. Delhi has been divided into different zones to ensure smooth implementation on the ground. Quick one on that. Yes, definitely, Sakal. Delhi has been divided into the private hospitals, the PHCs and the government hospitals. And definitely when we see that the healthcare workers who are going to be vaccinated, as we know the frontline, the healthcare workers are going to be vaccinated first, the entire procedure carries immense importance, because when we know that there are also protocols and guidelines and operational guidelines that have been issued, not only for the vaccination procedure, but also in case any adverse impact is there, or any kind, or somebody feels low blood pressure or anything like that. So emergency guidelines have also been issued. For instance, the person can be given adrenaline if in case the BP lowers quite down, or in any other case as well. So all these guidelines have also been issued. Besides that, the very important thing is that the coordination between the cold storage chains and the vaccination centers has to be appropriate. On the CoWIN app, the inventory management, the temperature management, the session planning, and also the data analytics and the dashboard will have to be active. So definitely we are also waiting for the entire, the process has obviously completed, the dry run process has also completed. Okay. But it is extremely important that what feedback arises out of such a massive dry run which will be awaited. All right, Meghna Dev, many thanks for joining us with that quick update. Thank you. And Health Minister has also announced central government's major polio drive that will be initiated from 17th of January. Expert group on immunization in consultation with the international health authorities, we have decided that on 17th of January, we are going to have our national immunization days for polio, which will run for about 2-3 days. The first day will be dedicated to every mother taking her child to the polio kendra for vaccination, followed by another 2-3 days. This is very, very essential to ensure that we are able to maintain the overall immunity level of our country, particularly pertaining to poliomyelitis. An Air India flight from UK landed in Delhi with 246 passengers on board amid concerns about a mutant fast-spreading strain of the coronavirus that emerged in Britain. Flights from UK resumed today after the government suspended services between India and UK on December 23rd, and the new and more contagious strain of the virus. Government has issued guidelines for the passengers coming from Britain. Let's take a look at these guidelines. All passengers from UK arriving between January 8th and January 30th will be subjected to self-paid COVID-19 tests on arrival. Passengers are also required to carry COVID-19 negative reports from a test done 72 hours before their journey and quarantine for 14 days, even if they test negative on arrival, according to the government's new SOPs. So now let's move on to our developing story on Midday Prime. Well, on to the big news we are tracking at this hour on the farmers' protest. Now, the 8th round of talks between the centre and the farmers are being held today. Speaking on the meet, MOS Agriculture Shri Kailash Chaudhary said that crores of Indian farmers are supporting the farm laws. He also expressed hopes that the matter will be resolved in today's meeting. जिस तरह से पहली वार्ता हुई थी, जिस समय उस समय जो विषय थे उनके ऊपर चर्चा होगी और क्लोज बाई क्लोज बात होगी तो समाधान निकलेगा कि निश्चित रूप से भारत सरकार है वो कृषि कानून के सुधार करने के लिए खड़ी है और अगर उनको कहीं डाउट है तो वह समाधान अवश्य करेगी। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि आज जब वार्ता होगी तो इस बात को समझेंगे और जो करोड़ों करोड़ किसान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं वो भी किसान हैं और उनकी बात को समझकर और आज जिस तरह से भारत सरकार है वो 10 कदम आगे बढ़ी है
तो एक दो कदम अगर किसान यूनियन के नेता भी बढ़ेंगे तो समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। And at the last meeting, based on the details shared by the farmers in the meeting held on December 30th, the 3 farm laws, MSP procurement system were discussed in detail. A consensus has emerged over the ordinance related to the stubble burning in the NCR Electricity Amendment Bill 2020. And Sandeep Das, Sri Sandeep Das, he's a senior agriculture journalist joining us on Midday Prime. A very quick one, sir. Thank you first of all very much for joining us on Midday Prime. What are your thoughts on today's meeting as far as the reactions coming from the government side is that they're pretty optimistic. Do you think at the end of the 8th round there will be a substantial ground covered in terms of finally breaking the deadlock? I think today meeting is very crucial that the farmers are farmers organization from Punjab, Haryana, 41 organizations are protesting actually, and they stopped the road to a couple of roads to approach to Delhi, and it's almost 40 days, more than 40 days they are holding on, demonstrating and all. And today I think the ice will be broken because the government has also agreed to, in the last meeting, government has agreed to their 2 critical demands of dropping stubble burning, that criminal clause, and proposed amendment to the Electricity Act. So I think today will be a crucial day, and there has to be some solution lied ahead because as the agriculture minister said, it's only some section of the farmers who are protesting. That too from Punjab, Haryana, and partly from Western Uttar Pradesh. Large chunk of farmers are mostly in support of this 2 act and 1 amendment to the Essential Commodity Act. And today's meeting, I think that they will find a solution, because how long they continue to protest, basically, all 40-45 days is already there. Sir, you've in fact followed it so minutely. Do you think by now, at the end of more than a month, you said this protest by certain section of farmers, which is limited to certain zones, is just for optics? Because there has been a consensus in the previous 7 meetings on various contentious issues, also for the fact that the farmer community, pan-India, is in itself divided. Most of them are now understanding that this is in their favor, this is pretty much pro-farmers. Hence, they are with government on all these laws that were debated before. And I must add here that during these 40 days also, government has also announced various, besides assuring the farmers that minimum MSP operation will continue to happen in Punjab, Haryana, many other states, and they have given a written also that MSP, because MSP, minimum support price, is not part of this 3 act. MSP is by administrative power that government has assured that continue. I can give you a figure of yesterday, till yesterday, the paddy procurement which is going on in Punjab, Haryana, and the rest of the rice producing states, almost like 52 million tons of paddy has been procured. Out of that, about 38% is from Punjab. That means government has been very serious about continuing with the MSP operation, and farmers' apprehension that MSP will be stopped after this particular, that is not unfounded. And also government has a lot of other measures government has announced. It announced a 3,500 crore rupees sugarcane subsidy, export subsidy, which will go directly to the farmers' account. And also the Prime Minister on December 25th also transferred the PM Kisan Fund, that 2,000 rupees, the installment to the almost 9 crore farmers. The government has been taking measures to assure the farmers that these laws are beneficial to the entire agriculture marketing ecosystem and also to them. And this farmer, now that this fraction of the farming community, farmer organizations should now call up this thing, because how long they can get away from the farming and protest here there, because the MSP operation the government has assured that this will continue, but asking for legal right of MSP, I think it's economically also not possible to give a legal guarantee. All right, I'm sure you must be in touch with various farmers, Kisan unions across the country. Well, it's been more than a month. What's the sense that you are getting from their end? See, according to estimate, there are in this country, there are 400 to 450 farmers organizations. Out of that, 41 has been protesting essentially. That means a large chunk of farmers are outside this
this agitation. And the sense is that farmers have, when I speak to the farmers, they have been asking for better markets, better, the development of market. Today, the APMC, the Agriculture Produce Marketing Committee markets are more of a monopolistic structure. This act allows you to have allowed to have a separate market, private markets, but that also doesn't mean that the existing system will be dismantled. There will be, even if the private player comes, set up a mandis, it will be all beneficial for, there will be competition in the agriculture marketing system, and it's all beneficial for the farmers. Today, many of our trade are conducted to APMC mandi, which are more monopolistic in nature, which is leading to, there is no proper price realization for the farmers. So this act facilitated that, and most of the farmers agree with that we need private mandis, we need competition with the APMC mandis, and very fact that only few of the farmers organizations are agitating because of their own political and as well as a little bit economic reason, because the reason being that tax structure which is huge in Punjab, Haryana, when the procurement is 8.5% tax structure, when you FCI buys from Food Corporation of India, buys from Punjab and Haryana. Yes, sir. So that is also a point, the one private mandis come in, so that tax will be less, 1%, 2%, like the rest of the country. There will be level playing field. So that is this agitation has been mostly political, and also it is economical, supported by commission agents and other groups. Yes. Thank you very much, sir, for joining us on this edition of Midday Prime. And well, in the ongoing Kharif market season 2020-21, the government continues to procure Kharif 2020-21 crops at MSP from farmers as per existing MSP schemes. The centre has